सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, टीजीटी का पेपर जो होने वाला है और इस टीजीटी के पेपर पर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा और मैं तो कहता हूं इन क्वेश्चंस को गंभीरता के साथ लगाइएगा नहीं, गंभीरता के साथ आप अगर इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चंस पर। ठीक है ना, तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कशन आपके सामने करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखना चाहिए और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इस पर अगर हमारी चर्चा होती है तो हमेशा बताते हैं कि न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक साहब ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर पूरा नाम भी लिख देता हूं, जेम्स चैडविक। अब आप कहोगे क्वेश्चन इतना हल्का है। अरे भाई, एक आध क्वेश्चन हल्के फुल्के भी हो, एक आध भारी भी हो। अभी आप चलिए हमारी वीडियो के साथ में, आपको समझ में हर चीज आती रहेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सेल में कितने होते हैं? तो के, एल, एम और एन। यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 32। तो एम वाले सेल में जो है वो आपके 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, करिएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको सरल लग रहा होगा लेकिन मैं बताने की कोशिश आपको ये करूंगा कि क्वेश्चन जरूर लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। ऐसा यूनिट वेवलेंथ की क्या होती है? लैम्डा को हमेशा जब नापा जाता है तो वेवलेंथ या तो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है या फिर आपका नैनोमीटर में और या फिर मीटर में नापी जाती है। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन दिया है, मीटर में। तो यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। हु प्रपोज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किसने प्रपोज किया था? तो मैं आपको बताऊंगा। हाइजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह भी बताया गया है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फार्मूला भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2026 के टीजीटी एग्जाम में संभावित हो सकता है, आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स कितने हैं, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, इस बात की रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नंबर देता है। ठीक है ना। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगेगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको लगाइएगा। बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की संभावना है। कि मीथेन की शेप क्या है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है और ये टेट्राहेड्रल शेप मानी जाती है इसकी। और एंगल अगर आपको जानकारी है तो 109.5 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं तो फिर आप हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। सबसे वीक कौन है? वैसे तो आपको लगता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक में गिना नहीं जाता है। वीकेस्ट वैंडरवॉल माना जाता है और वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उसके अंदर ही एक हाइड्रोजन बॉन्ड आता है जो स्ट्रॉन्ग वैंडरवॉल से तो स्ट्रॉन्ग में ही, मतलब वैंडरवॉल के स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज में वो गिना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ आता है तो कैटेगरी अगर आप नोटिस करेंगे तो कैटेगरी आपको वैंडरवॉल की ही मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन इथेन मॉलिक्यूल। भाई इथेन मॉलिक्यूल को अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो ये इथेन मॉलिक्यूल होता है ना। ये इथेन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है।
इथीन मॉलिक्यूल, सॉरी इथीन पूछा है, तो इथीन में आपका डबल बॉन्ड होगा और इथीन में डबल बॉन्ड होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इथेन पढ़ गया इसे, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, कौन सा होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक सिग्मा 3 सिग्मा यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन लगा लीजिएगा। बहुत ही सुपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर लोन पेयर इस तरीके से होते हैं, एंगल 104.5 डिग्री आता है इसका, और इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में चले आते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जानिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कौन है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अगर आप नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलॉइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेटलॉइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये मेटलॉइड पीरियोडिक टेबल का क्या कहता है मैं बताऊंगा आपको। बसी गैस सब टीपो, बसी गैस GEAS, बसी गैस सब टीपो, सब टीपो, ये मेटलॉइड है, तो यहाँ पर बसी, ठीक है, बसी गैस सब टीपो, ठीक, ये सब जितने भी हैं ये सब मेटलॉइड में गिने जा रहे हैं, तो आप इनको सभी को मेटलॉइड में काउंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी पकड़ में है। अब आप अपने आप को जज कर पाइए कि क्या हम उस लेवल पर जा रहे हैं। नहीं, टीजीटी का पेपर बहुत कठिन आने वाला नहीं है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टीजीटी के पेपर में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टीजीटी के पेपर में विदाउट टेंशन काम करना है, क्योंकि केमिस्ट्री इसकी पकड़ से बाहर अब नहीं जाने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटेड बता रहा हूँ कि इसकी पकड़ अब आपके हाथ में रहेगी, भरोसा रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल पर आएंगे और अच्छे आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर, पीएच इसकी लगभग 6.99 समथिंग आती है, जो 7 के रेंज में जाएगी, तो यहाँ पर मैं 7 आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो HCl को आयोनाइज करना पड़ेगा, तो आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर 10⁻⁻8 दिया है। वाटर भी आयोनाइज होता है और वाटर आयोनाइज होने के बाद आपको H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव, ये 10⁻⁷, यानी कि टोटल H पॉजिटिव आयन देखोगे तो टोटल H पॉजिटिव आयन जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पर कितने, 10⁻⁷ प्लस 10⁻8, यानी कि 10⁻7 कॉमन ले लेते हैं, 1.1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब है अगर हम pH इज इक्वल टू निकालेंगे माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का फार्मूला, तो माइनस लॉग 10⁻7 और इनटू में आएगा 1.1, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू बन जाएगी 7 log 10, 107 माइनस log 1.1, इसकी वैल्यू घटा दीजिएगा तो 7 से लगभग छोटी सी कम आती है, तो आंसर ओवरऑल 6.9 के आसपास आ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरत है इस क्वेश्चन की आपको करने की, तो मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन आप गवाइए नहीं, छोड़िए नहीं। ये मान के चलो ये क्वेश्चन यार आ गया, ये क्वेश्चन 100% आ गया, मान लो कि आ गया, इस पर लिख देता हूं मैं, ये आ गया, आ गया। पेपर आए तो देख लेना, पेपर आए तो देख लेना, पेपर आए तो देख लेना कि अनुस्वर के इंपॉर्टेंट जो है वो कितने इसमें आते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लगा करके जाइएगा। और इसके साथ साथ सल्फानिलिक एसिड, ये सल्फानिलिक एसिड जो है वो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सल्फानिलिक एसिड अगर आप बना लेते हो तो ये आपका सल्फानिलिक एसिड है, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, इस H को नीचे ले आओ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर NH2 कर दो, नीचे SO3H कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर आप NH2 कर दो और यहाँ SO3H कर दो, इस पर लोन पेयर, तो ये लुईस बेस भी है। देखो ये लुईस बेस, लुईस एसिड है, क्योंकि लुईस बेस है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और लुईस बेस इसलिए माना जाता है, लुईस, ये देखो आर्हीनियस एसिड इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव आयन, और लुईस बेस इसलिए क्योंकि OH, तो ये दोनों है, बोथ A एंड B। ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगी वैल्यू,
तो टेम्परेचर पर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फार्मूला होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगी, नन ऑफ द अबव। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वैल्यू जो है वो ना तो वॉल्यूम पर चेंज डिपेंड करती है, ना टेम्परेचर पर, ना प्रेशर पर, यहाँ पर नन ऑफ द अबव आप लगाइएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके लिए और एग्जाम ओरिएंटेड है। वैल्यू ऑफ आर कांस्टेंट, ये समझ लो आ गया, इसको आप आ गया लिख लो, यहाँ पर आ गया। शर्मा जी क्वेश्चन कभी कभी लाते हैं, लेकिन जब भी लाते हैं तो आग लाते हैं, आग, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ तो यहाँ पर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये 0.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है, 8.3 जूल पर केल्विन आर्ट। तो यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ये मानी जाती है। तो ओवरऑल वैल्यू यही फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर। 8.314 होना चाहिए था, तो इसको हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में वैल्यू आप ए को ही परफेक्ट मानिएगा। यहाँ पर चले आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ द मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ। तो आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स में n इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर पीवी अपॉन आर टी कहाँ दिया है, फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी वॉल्यूम हट गया, हटाइए तो रह गया आपका पी अपॉन आर टी रह गया, ठीक, पी अपॉन आर टी ढूंढ लीजिए, ये सी वाला ऑप्शन आपका पी अपॉन आर टी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अच्छी ट्यूनिंग दी गई क्वेश्चन को। क्वेश्चन की ट्यूनिंग को अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर मैं जरूर आपको सलाह दूंगा कि क्वेश्चन की ट्यूनिंग बहुत ही मस्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज की। थर्मोडायनेमिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल। इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ये प्रोसेस रिवर्सिबल कब हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्सिबल, ये प्रोसेस कब रिवर्सिबल होता है, सराउंडिंग्स एंड सिस्टम चेंज इनटू द ईच अदर, सराउंडिंग्स एंड सिस्टम change into each other, the surroundings are always in equilibrium with the system। यानी कि अगर मान लीजिए पहले सिस्टम फॉरवर्ड चलता है फिर वापस बैकवर्ड आ जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं, इनिशियल अमाउंट से घूम के सिस्टम वापस वहीं पर आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, इसे हम लोग बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम में। द सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग, ये कुछ नहीं है, दस देयर इज नो बाउंड्री, नहीं ऐसा भी देखिए, अगर बाउंड्री नहीं है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग तब भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, और अगर बाउंड्री नहीं है तो फिर वो अपने वापस किसी दूसरी फॉर्म में जा सकता है, मैंने सिस्टम। और अगर पूछा जाए प्रोसेस कब रिवर्सिबल है, जब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे पहुंचे फिर वापस फाइनल इनिशियल पर आ जाए, तब वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है सिस्टम। देखिए इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, कब कहलाता है, तो सराउंडिंग सिस्टम चेंजिंग टू ईच अदर, ये कोई मतलब नहीं, तो ये तो कट कर दीजिए। द सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम, ये भी मतलब नहीं है। यहीं पर आइए, देयर इज नो बाउंड्री, अगर बाउंड्री नहीं है तो यही हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। अगर बाउंड्री नहीं है तो पहले सिस्टम जो है वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा और उसके बाद दोबारा अपने में कंडीशन में आ जाएगा। देयर द सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो सराउंडिंग सिस्टम के, यानी बात यहाँ प्रोसेस तब होता है जब सिस्टम की बात करें, सराउंडिंग का कोई मतलब वहां पर है ही नहीं, तो बाउंड्री नहीं होगी सराउंडिंग में, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपस में एक्सचेंज होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप डी लगाइएगा, बाकी आपका भी अनुमान है, आपका भी दिमाग है, कंफ्यूजन अगर हो तो जरा बैठ डिस्कशन करिएगा। नेक्स्ट पर चले आइए, नेक्स्ट पर चले आइए, द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर, the favorable conditions for a spontaneous reactions are। ध्यान दीजिएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा G कब निगेटिव होगा, डेल्टा G निगेटिव तभी हो पाएगा जब डेल्टा H पॉजिटिव हो जाए और टी डेल्टा S ज्यादा हो जाए डेल्टा H से, और डेल्टा S निगेटिव होगा तब नहीं होगा, यानी कि टी डेल्टा एस ज्यादा हो एच से और डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन, टी डेल्टा एस से पॉजिटिव ज्यादा होगा और ये पॉजिटिव होगा,
तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, या डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो, क्यू प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप, यहाँ क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हो, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख लेते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। और कुछ किताबों में अगर हमें दिया है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू भी दिया हुआ है, ये भी बात आप मानिए। तो यहाँ दोनों फार्मूले, अब एग्जैक्ट फार्मूले की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जैक्ट फार्मूले फिजिक्स वाले आपको ये बताएंगे कि डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू लिखिए, लेकिन डेल्टा कभी भी डब्ल्यू के, जैसे ये डब्ल्यू जो है वो चेंज इन वर्क नहीं आता है, चेंज इन वर्क नहीं आता। पहली बात तो इक्वेशन में थोड़ा सा फॉल्ट है ही। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है और वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम होता है। अगर हम लोग ये वाला फार्मूला लेते हैं और इसमें हम बाय द सिस्टम लगाते हैं, कंक्लूजन पर जाइएगा, मेन पॉइंट पर जाइएगा, अगर हम इसमें बाय द सिस्टम लगाते हैं तो नेगेटिव ऑलरेडी लगा लेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा भाई, और ऑन द सिस्टम लगाते हैं तो डब्ल्यू प्लस लगाएंगे तो यही फार्मूला। तो ये फार्मूला दोनों पे अप्लाई होता है, यानी कि बाय द और बाय द सिस्टम पर भी अप्लाई होता है और ऑन द सिस्टम पर भी अप्लाई होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस कंसेप्ट एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर माने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर में आप इनकी गिनती गिन लीजिएगा, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग, मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 4, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ तो वीक हो गया, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4 है तो मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी आपकी अगर 10 यानी 4 है यहाँ पर तो 4 यानी कि मोलैरिटी देखोगे तो यहाँ पे 4 आ गया, यानी 10 रेज़ टू दी पावर आपका यहाँ pH इज इक्वल टू आ गया H लॉग, H माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर कितनी है pH दे रखी है 4, तो 10 रेज़ टू दी पावर -4 होगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.004, यानी कि pH अगर दे रखी है तो 10 रेज़ टू दी पावर -4 होगा, और 10 रेज़ टू दी पावर -4 का मतलब ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है साथियों, याद करिए इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ही हेल्पफुल बनेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद चले आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, इसमें वीकेस्ट बेस कौन सा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर वीकेस्ट बेस में गिना जाता है, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग बेस में गिने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। रेडॉक्स वाला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर CRO, इसमें कार्बोनाइल में हमेशा आपका 0 आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात होती है उसमें हमेशा 0 ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, IUPAC नेम ऑफ द एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का CH3CHO का IUPAC नेम जो है वो आपका इथेनल होता है। देखो यहाँ पर 1 2 इथेन हो गया और H अल लग जाता है तो इथेनल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग टू द एल्काइन सीरीज, तो एल्काइन में आपका CnH2n-2 हो जाता है, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 12 आ जाएगा, नहीं आएगा, 10 दूनी 20 में से 2 18 आ जाएगा, नहीं 9 दूनी 18, ये बिल्कुल सही आ गया। यहाँ पर देखो C9 कर दो, यहाँ पर 9 दूनी 18 कर दो, -2 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका 100% राइट ऑप्शन है साथियों। इस बात का ध्यान दीजिए। द एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड HCN जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आता है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही सुपर क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको मैं बता सकता हूँ आ सकता है 2026 के TGT एग्जामिनेशन में। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मिथाइल, फिर NH2, फिर OH, फिर फ्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के हिसाब से देखें, मिथाइल डोनेशन पावर के हिसाब से देखें तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है।
तो साथियों जरूर बताइए कि क्या हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, जरूर बताएंगे आप। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल एंड स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में किसके लिए, तो आपको बताएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देख लेते हैं, जैसे ये वाला CH3 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 पेंटाइल की बात कर रहा है, नियो पेंटाइल में चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल की कंडीशन 1 2 3 4, 1 2 3 4 H आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर H आ जाएगा, तो टर्ट ब्यूटाइल पर आप चले जाइएगा, यही हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर। जबरदस्त। तो साथियों कैसे लगे हमारे क्वेश्चंस, और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली आपको PDF मिल जाए तो आप TGT के ग्रुप में चले जाइए, वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन पहले वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपका प्यार और आपको हमारा अधिकार जरूर चाहिए। और ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब 4 जो हमारी तारीख आने वाली, 3 तारीख आने वाली, इस पर घमासान हम आपको PGT के TGT के सभी के क्वेश्चंस देंगे। लगाइएगा, केमिस्ट्री में परफेक्ट बनने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।